हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस। ये सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस इसलिए पढ़ा जाएगा बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस का नाम आपके सामने आएंगे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स, वेट। तो इन सब का एक बेसिक आइडिया रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ईजी और आसान होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है और ये क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन जो भी एक्शन हो रहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितने भी एक्शन हो रहे हैं उन सब का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। नाउ व्हाट इज दिस एक्शन? ये एक्शन क्या है और ये रिएक्शन क्या है, राइट? दूसरी बात, इक्वल क्या है एंड ऑपोजिट क्या है? तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लेते हैं यहां पे एक वॉल, मतलब दीवार है, दिस इज अ वॉल, ठीक है, और एक बॉल यहां से आ रहा है, दिस इज अ बॉल। अब जैसे ही ये बॉल इस दीवार को स्ट्राइक करेगा, ये बॉल एक फोर्स लगाएगा इस दीवार पर। सो जो फोर्स बाय बॉल ऑन द वॉल, वॉल पर जो बॉल फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्शन। बॉल जो फोर्स लगा रहा है दीवार पर, दैट इज एक्शन। और फिर जो वॉल है वो बॉल को इधर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण बॉल इधर की तरफ मूव करने लगेगा। सो फोर्स बाय वॉल ऑन द बॉल इज द रिएक्शन। तो जो एक्चुअल फोर्स था जो इस कहानी को स्टार्ट किया वो था एक्शन, क्योंकि अगर बॉल जाके उस दीवार पर स्ट्राइक नहीं करेगा तब तो स्टोरी ही शुरू नहीं होगा, राइट? तो जब बॉल है वो दीवार पे जाके स्ट्राइक किया, दैट इज द एक्शन फोर्स। और जो दीवार पे जाकर स्ट्राइक किया तो दीवार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं और फिर सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, अपने आप को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए सब फोर्स लगाते हैं, और जिसके कारण वो जो बॉल है वो आगे की तरफ चला जाता है, दैट इज द रिएक्शन हुआ। तो यहां पर ये वाला फोर्स एक्शन है और ये वाला फोर्स रिएक्शन है। जैसे अगर हम इस फोर्स का नाम दे दें F1 और इस फोर्स का नाम दे दें F2, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? F1 और F2, F1 इज द एक्शन एंड F2 इज द रिएक्शन। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन, तो ये हमारा एक्शन हुआ, हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल क्या होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्सेस का वैल्यू इक्वल होगा, राइट? क्या इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और क्या ऑपोजिट होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब दोनों जो फोर्स है, दोनों फोर्स मतलब एक हो गया आपका एक्शन फोर्स और दूसरा हो गया रिएक्शन फोर्स। दोनों फोर्स जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। देयरफॉर हम लोग यहां पे मैथमेटिकली क्या लिख पाएंगे? मैथमेटिकली लिख पाएंगे F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसीलिए यहां पे माइनस आ रहा है, ठीक है? तो ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है। मतलब जो फोर्सेस है वो पेयर में रहते हैं। एक एक्शन फोर्स है, उसका एक पेयर रिएक्शन फोर्स होगा,
दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो ये था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो नेचर में है और जो हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में हमारे सामने आएंगे, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे उन फोर्सेस को और उससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेट। वेट क्या है? तो बेसिकली आप जान लीजिए कि वेट एक फोर्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। वेट एक फोर्स है। बहुत लोगों को वेट और मास को लेके कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। वेट एक फोर्स है, सिंपल। तो ये फोर्स कौन लगाता है? जब हम लोग अगर इसे अर्थ मान रहे हैं, इस स्फीयर को, अगर ये अर्थ है तो इस पे मौजूद हर एक चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। दिस इज द वेट। वेट इसे हम लोग वेट कहते हैं। इंतजार वाला वेट नहीं, इंतजार वाला वेट नहीं, ठीक है, भार वाला वेट। तो वेट का मतलब होता है वो फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमेशा वर्टिकली नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और उस फोर्स से अर्थ क्या करता है? उस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। दैट इज द वेट। तो वेट बेसिकली क्या है? एक फोर्स है। कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। किस पे लगाता है? हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाता है और उस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करने का कोशिश कर रहा है और जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे स्टिक किए हुए हैं। अगर वेट नहीं रहेगा तो चीजें फ्लाई कर लेंगी, कोई भार ही नहीं रहेगा आपका, राइट। अब वेट फोर्स है तो वेट को हम लोग जानते हैं कोई फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एनी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमारा वेट का फॉर्मूला हो जाता है m इंटू जी, ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। m क्या है? मास है। और व्हाट इज g? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगाता है उसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज g। सो वेट का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी। जैसे अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका वेट नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, w इज इक्वल टू mg, करेक्ट। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका वेट किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लगेगा, दैट इज w इक्वल टू mg। तो बेसिक याद रखना है कि वेट जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए अगर अर्थ को हम स्फीयर मान लें, अर्थ को अगर स्फीयर मान लें और ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां रख देते हैं तो वेट ऐसे लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो वेट ऐसे लगेगा, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये था अबाउट वेट। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन जो होता है वो भी नॉर्मल है, ठीक है, इसीलिए आप लोग भी किसी पर रिएक्ट करें तो नॉर्मली रिएक्ट करें, है ना। रिएक्शन इज ऑल्सो नॉर्मल। अब देखिए जैसे एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर आप एक ब्लॉक रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो यहां पे दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ गया। किस में आ गया? कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तो जैसे अगर हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, ब्लॉक पे निकालना है सरफेस के कारण, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं कि सरफेस हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है,
तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसको एन या आर से भी डिनोट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमेशा सरफेस पर, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उस पर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पर आप देखिए, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस सरफेस के कारण परपेंडिकुलर अपवर्ड, और इस ब्लॉक का वेट W = mg नीचे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो वेट तो ऐसे लग रहा है, तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक ही लाइन में नहीं है, यहां इक्वल नहीं आएगा। यहां पर जो n होगा वो mg के इक्वल नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा क्योंकि mg नीचे लगेगा। mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां भी जो n है वो mg के इक्वल नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, हमेशा n को mg के इक्वल ले लेते हैं। n इक्वल टू mg सिर्फ एक ही सरकमस्टेंसेस में आएगा जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी फोर्स, टेंशन के बारे में। टेंशन क्या होता है, तो सोचिए फोर्स भी टेंशन दे रहा है आपको, है ना। अभी तक तो आपको साइंस और फिजिक्स की पढ़ाई थोड़ी बहुत टेंशन देती थी, अब फोर्स भी आपको टेंशन देने लगा। सो द नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन, राइट। टेंशन जनरली ये स्ट्रिंग्स के केस में होता है, रस्सी का बात जहां होता है स्ट्रिंग्स के केस में होता है, ठीक है, स्ट्रिंग्स के केस में होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को यहां पर बांध दिए, ठीक है। अब आप इस ब्लॉक को इधर टान रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो जब आप ब्लॉक इधर टान रहे हैं तो ब्लॉक तो राइट की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या चाहेगा कि हम इसको आगे की तरफ मूव नहीं करने दें, क्योंकि इस पर एक क्या पड़ेगा, एक तनाव महसूस होगा, एक टान, हम लोग बोलते हैं ना बंगला में या हिंदी में, टान पड़ेगा, है ना, टिनाने लगेगा, टिनाने लगेगा। क्या, जैसे आप अगर अपने, आप एक छोटा सा इस मार्कर को भी अगर हम ऐसे पकड़े हुए हैं तो मेरा हाथ को एक खिंचाव महसूस हो रहा है, दैट खिंचाव इज कॉल्ड टेंशन। तो ये एक क्या करेगा, स्ट्रिंग इधर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज टेंशन, ठीक है, दैट इज टेंशन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सरफेस, किसी सीलिंग से किसी चीज को लटका दिए, इसका जो भार है mg तो नीचे लगेगा, लेकिन रस्सी क्या चाहेगा कि हम इसको ऊपर टान के रखें, तो दैट इज टेंशन, ठीक है। इन केस ऑफ पुली, अगर आप एक ब्लॉक को यहां लटकाते हैं, दूसरे ब्लॉक को यहां लटकाते हैं, तो ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, ठीक है, तो इसका टेंशन ऊपर लगेगा। इस ब्लॉक का वेट भी नीचे लग रहा है, इसका टेंशन भी ऊपर लगेगा। जब तक रस्सी सेम रहेगा ना तब तक टेंशन भी सेम रहेगा, ठीक है, बिकॉज टेंशन जो होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, रस्सी के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग बदल जाएगा तो टेंशन का वैल्यू भी बदल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन का मतलब होता है खिंचाव या तनाव जो रस्सी को महसूस होता है, और स्ट्रिंग क्या करता है, अपना ओरिजिनल जो लेंथ है, जैसे अगर उसका लेंथ लगे बढ़ेगा तो छोटा करने की कोशिश करेगा, लेंथ लगेगा छोटा होगा तो बड़ा करने का कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक यहां है A, दूसरा ब्लॉक यहां है B, और यहां से हमें रस्सी बांध दी है। अब अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, B पर जो टेंशन लगेगा, B पर, B का टेंशन इधर लगेगा, इधर में आप एक फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। A का क्या होगा, ये B का है, A का क्या होगा, A में कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं लग रहा है, सिर्फ ये रस्सी फोर्स लगा रहा है, तो A पर टेंशन इधर लगेगा। अगर यही फोर्स को आप बदल देते हैं, यही स्टोरी को अगर आप बदल देते हैं कि A पर आप फोर्स लगा रहे हैं इधर और रस्सी से बंधा हुआ है, तो क्या होगा, A पर एक फोर्स लग रहा है इधर और टेंशन इसको इधर नहीं जाने देगा, और B वाला टेंशन क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये होता है टेंशन। तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का फोर्स जो आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। वो भी एक तरह का टेंशन ही जैसा काम करेगा, बट वो स्प्रिंग के केस में होता है, ठीक है। वो किसके केस में होता है, स्प्रिंग के केस में होता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर कर रहा है, मतलब उसका नेचुरल लेंथ, हर एक स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है, उस लेंथ को बना के रखना है, नेचुरल लेंथ होता है, उस नेचुरल लेंथ को बना के रखना है, ठीक है, नेचुरल लेंथ मेंटेन करना है। अगर जैसे देखिए नेचुरल लेंथ मेंटेन करना है, मतलब जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और आप इसमें एक ब्लॉक बांध दिए, अब इसको आप ब्लॉक को इधर पुल कर रहे हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, स्प्रिंग का लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग का, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा नेचुरल लेंथ इलोंगेट हो, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा इधर, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल्स टू -kx होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग हो गया और आप इधर पुश कर रहे हैं ब्लॉक को, तो इसका यहां पर क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो लेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेस्ड हो रहा है, तो लेंथ घटेगा, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल्स टू -kx। हमेशा आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो रहा है। अगर ब्लॉक राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ लगा रहा है फोर्स, अगर ब्लॉक लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो स्प्रिंग राइट की तरफ लगा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल्स टू -kx, जहां पर k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, वो स्प्रिंग के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, और x हो गया इलोंगेशन या कंप्रेशन, कितना इलोंगेट हो रहा है स्प्रिंग या कितना कंप्रेस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इलोंगेशन और कंप्रेशन के ऑपोजिट आ रहा है, इसीलिए माइनस में वो आ रहा है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू -kx। तो ये सब था कुछ फोर्सेस के बारे में, जो आपको मिलेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपके बुक्स में या टेक्स्ट बुक में या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स का, प्रॉब्लम्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है इजीली। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बेसिक आइडिया को समझ लीजिए, फोर्सेस के बारे में जान लीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स और उसको कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको वर्क दिया जाएगा घर में सॉल्व करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो 900 के आसपास पहुंच के, थोड़ा सा और अगर आप लोग कॉपरेट कर दें तो हम लोग 1 के सब्सक्राइबर्स तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। आप लोग मुझे हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमें जोड़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।